नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान कला और संस्कृति की श्रृंखला के अंदर राजस्थान कला और संस्कृति का हमारा प्रकरण राजस्थान दुर्ग की श्रृंखला के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान दुर्ग श्रृंखला के 19वें भाग के अंदर आज मैं चर्चा कर रहा हूं राजस्थान के मशहूर जलदुर्ग, एक ऐसा जलदुर्ग जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर आया हुआ है। राजस्थान का एक ऐसा किला जो कभी टूडा परमारों की विरासत रहा, कभी खींचियों के पास रहा, कभी मुगल आधिपत्य में रहा, तो कभी कोटा और बूंदी के चौहानों के पास रहा। मैं राजस्थान के एक ऐसे किले की चर्चा आज करने वाला हूं जो किला कहते हैं मुकंदरा की पहाड़ियों के बीच अवस्थित राजस्थान का एक ऐसा किला जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, राजस्थान का एक ऐसा किला जो दो साकों का साक्षी रहा। मैं राजस्थान के प्रसिद्ध संत पीपाजी की जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि गागरोन के किले की बात आज के इस वीडियो लेक्चर में करने वाला हूं। और निश्चित रूप से राजस्थान के ख्यातनाम संत पीपाजी की तपोभूमि के रूप में जाना जाने वाला, उनकी जन्मभूमि के रूप में जाना जाने वाला ये गागरोन का किला आज राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी अपने आप में बखान करता है। मैं ऐसे ही गागरोन के दुर्ग के बारे में आज बात करने वाला हूं और आप सभी विद्यार्थी साथ में बने रहिए और जो जानकारियां आपको अच्छी लगती है वो साथ साथ कॉपी के अंदर नोट करते रहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर गागरोन के किले पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के दुर्ग की श्रृंखला में आज हमारा 19वां भाग है। हम ऐसे मशहूर जलदुर्ग गागरोन के किले की बात कर रहे हैं। आप गागरोन के किले चित्रों को देखिएगा ताकि दिमाग के अंदर एक इमेज आपके बैठे कि कैसा दिखता है ये गागरोन का भव्य किला। ये गागरोन का किला जिसकी चर्चा मैं करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान का ये मशहूर जलदुर्ग है गागरोन दुर्ग। आपको कुछ फोटोग्राफ्स के साथ में फिर मैं आगे ले चलता हूं ताकि जो दुर्ग हम पढ़ रहे हैं उसकी एक छवि हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए तो पढ़ना थोड़ा सा सुविधाप्रद हो जाता है, थोड़ा सा सुगम जो है वो हो जाता है। हेडिंग लगा दीजिएगा, राजस्थान का मशहूर दुर्ग गागरोन। पहली बात तो ये है कि राजस्थान का ये दुर्ग गागरोन जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है। गागरोन का दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है। राजस्थान के सुदूर दक्षिण पूर्व के अंदर झालावाड़ जिला, वह जिला राजस्थान का जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ में सीमा बनाता है और राजस्थान के तमाम जो 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं उनमें सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करने वाला जिला झालावाड़ है। और उसी झालावाड़ जिले के अंदर एक जगह आई हुई है गागरोन। मैं उसी गागरोन के किले पर आपको लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं गागरोन के किले के बारे में बताना चाहूंगा कि शुक्र नीतिकार के अनुसार अगर हम चर्चा करते हैं तो शुक्र नीतिकार इस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर मानते हैं। अगर शुक्र नीतिकार जिनकी चर्चा मैंने दुर्ग श्रृंखला के पहले भाग में की थी, उसमें दुर्गों की 9 श्रेणियों का जिक्र शुक्र नीतिकार ने किया और 9 श्रेणियों के अंदर एक श्रेणी है ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग एक ऐसा किला जिसके चारों ओर या जो तीन ओर से लगभग पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम ओदक दुर्ग की संज्ञा देते हैं, उसे हम जल दुर्ग की संज्ञा देते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये दुर्ग भी ओदक और जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है और राजस्थान की दो मशहूर नदियां काली सिंध और आहू, आपको ध्यान हो, चंबल की सहायक नदी काली सिंध और काली सिंध की सहायक आहू। चंबल की सहायक काली सिंध और काली सिंध की सहायक आहू, तो आप चंबल की सहायक काली सिंध और आहू कहे तो भी कोई गलत बात नहीं है। ट्राइब्यूटरी रिवर है ये चंबल की। काली सिंध और आहू इन नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू इन नदियों के संगम पर और वहां के स्थानीय लोग
इन नदियों के संगम को बोलते हैं सामेल जी। काली सिंध और आहू नदियों का संगम यानी इनके सामेल जी के ऊपर राजस्थान का ये भव्य जलदुर्ग गागरोन का किला जो है वो आया हुआ है। ये किला 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। 3 तरफ से ये किला पानी से घिरा हुआ है। इस किले के जो 2 मेन गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है, उसमें से एक प्रवेश द्वार नदी की तरफ खुलता है और एक प्रवेश द्वार का रास्ता जो है वो पहाड़ी की तरफ जाता है। यानी अगर कभी आप गागरोन के किले में घूमने के लिए जाए तो आपको दिखेगा कि 3 और तो पानी है और एक तरफ रास्ता पहाड़ी की तरफ जाता है। और काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर सामेल जी जिनको हम बोलते हैं, वो सामेल जी, मैं कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर राजस्थान का मशहूर जलदुर्ग जो है वो गागरोन का किला है। वैसे तो ये मुकंदरा की पहाड़ियों के बीच अवस्थित है, अगर मैं ये कहूं तो भी गलत नहीं है। लेकिन गागरोन के किले में जाएंगे तो इसके पर्टिकुलर एक तरफ जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को हम क्या कहते हैं? उस पहाड़ी को हम गिद्ध तराई की पहाड़ी कहते हैं। आपको जानकारी हो, राजस्थान के मशहूर जलदुर्ग गागरोन के किले के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह किला आया हुआ है और इस दुर्ग के पास एक ऊंची पहाड़ी है। वैसे तो चारों तरफ की पहाड़ियां जिनके बीच ये अवस्थित है वो मुकंदरा की पहाड़ियां तो है ही, लेकिन दुर्ग के पास एक ऊंची पहाड़ी भी है। उस ऊंची पहाड़ी को हम गिद्ध कराई की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो गिद्ध कराई की पहाड़ी, अगर सवाल कभी पूछे गिद्ध कराई की पहाड़ी इसके पास में अवस्थित राजस्थान का किला कौन सा है, तो वो गागरोन का किला है। ये काली सिंध और आहू नदियों का संगम जो सामेल जी के नाम से जाना जाता है और इस गागरोन के किले के पास में एक ऊंची पहाड़ी है जिसको गिद्ध कराई की पहाड़ी भी हम कहते हैं। क्योंकि ये किला पहाड़ियों के बीच अवस्थित है तो गिरी दुर्ग के रूप में भी इस किले को हम जान सकते हैं, क्योंकि ये किला जमीन पर नहीं पहाड़ी पर है तो गिरी दुर्ग के रूप में भी हम जान सकते हैं और जल दुर्ग भी है, ओदक दुर्ग भी है। आपको जानकारी हो, ओदक दुर्ग के रूप में, जल दुर्ग के रूप में ये किला जो है वो जाना जाता है। अगर गागरोन के किले की बात करें तो इसका नाम गागरोन, अब चूंकि इस किले का नाम गागरोन की चर्चा जब होती है तो ये एक महत्वपूर्ण बात हमें जानकारी होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित हुआ करते थे गर्गाचारी। भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी के नाम से इस किले का नाम जो है वो गागरोन जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी, गर्ग पुरोहित, ध्यान दीजिएगा, गर्गाचार्य कह दीजिए, गर्गाचारी कह दीजिए, गर्ग पुरोहित कह दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी से इस किले का संबंध जोड़ा जाता है। लेकिन मेरा ये मीनिंग भी नहीं है कि ये किला भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी ने बनवाया। मैं कह रहा हूं कि गागरोन नाम का संबंध भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह ये किला बना हुआ है वो कभी न कभी गर्गाचारी जी का निवास स्थान हुआ करता था। महाभारत काल के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी जी का जो है वो निवास स्थान हुआ करता था। कुछ प्राचीन, आपको ध्यान हो, कुछ विद्वान प्राचीन काल में इसकी पहचान गरगराटपुर के रूप में भी मानते हैं। ये मानते हैं कि ये किला जिस स्थान पर बना हुआ है वो जगह पुराने समय के अंदर गरगराटपुर के नाम से लोकप्रिय रही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी जी का ये निवास स्थान जो है वो हुआ करता था। एक महत्वपूर्ण बात मैं गागरोन के किले के संदर्भ में बताना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी से इस गागरोन के किले का हम संबंध जोड़ते हैं और गरगराटपुर के रूप में इस किले की पहचान जो है वो हम रखते हैं। लेकिन आपकी जानकारी मैं लाना चाहूंगा कि गागरोन का किला जो है, ऐसा माना जाता है कि इस किले का जो निर्माण है वो डोडा परमारों के द्वारा करवाया गया। ये किला डोडा परमारों के आधिपत्य में रहा। तो ये किला जब डोडा परमारों के आधिपत्य में रहा तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसा आपको जानकारी हो कि इस किले को डोडागढ़ भी कहते हैं, डोडगढ़ भी कहते हैं, धुलरगढ़ भी कहते हैं। तो इस किले को कई नामों से जाना जाता है। डोडा परमारों का शासनकाल होने के कारण
आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है कि इस किले पर डोडा परमारों का शासन हुआ करता था। इस किले के ऊपर डोडा परमारों का शासन हुआ करता था और चूंकि डोडा परमारों का शासन इस किले पर होने के कारण इस किले की पहचान डोडगढ़ या धूलरगढ़ के रूप में रही। इस किले की पहचान डोडगढ़ या धूलरगढ़ के रूप में रही। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान देनी है। इस किले की पहचान डोडगढ़ या धूलरगढ़ के रूप में रही। इस किले के ऊपर डोडा परमारों का शासन काल रहा, लेकिन कालांतर के अंदर डोडा परमारों से ये किला किसके हाथ में आ गया? ये खींची राजपूतों के हाथ में आ गया। खींची राजपूतों के हाथ में ये किला जो है वो आ गया। और खींची राजपूतों की बात करूं, देखिए डोडा परमारों के हाथ में ये किला रहा, इसलिए इस किले को डोडगढ़ भी कहते हैं, इस किले को धूलरगढ़ भी कहते हैं। तो गागरोन के किले का एक नाम क्या रहा? डोडगढ़ या धूलरगढ़। लेकिन ये किला प्राचीन काल के अंदर भगवान कृष्ण के पुरोहित गर्गाचारी के निवास स्थान के रूप में ये जगह, किला नहीं ये जगह लोकप्रिय रही और इसलिए गरगराटपुर के रूप में भी इसकी पहचान मानी जाती है। लेकिन कालांतर में डोडागढ़ या धूलरगढ़ के नाम से भी इस किले को जाना गया, क्योंकि डोडा परमारों के आधिपत्य में ये किला रहा। मगर एक बात बताना चाहूंगा कि गागरोन के खींची राजपूतों के हाथ में ये किला कैसे गया। गागरोन का जो खींची राजपूत वंश है, ऐसा कहते हैं कि उसका संस्थापक था देवन सिंह उर्फ धारू। ध्यान दीजिए, देवन सिंह उर्फ धारू। खींची राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? खींची राजपूत वंश का संस्थापक था देवन सिंह उर्फ धारू। ये देवन सिंह यानी कि इसका जो शॉर्ट नेम, इसका पेट नेम, इसका उर्फ नाम था धारू। ये देवन सिंह उर्फ धारू ये खींची राजपूत परिवार से संबंध रखता था और इसने गागरोन के अंदर खींची राजघराने की स्थापना की। लेकिन इसी देवन सिंह उर्फ धारू, जिसने बीजल देव नाम का एक डोडा राजा, जो उसका रिश्ते के अंदर कहते हैं कि बहनोई, जो उसका क्या था? बहनोई था, रिश्ते में फूफा था। लेकिन इस देवन सिंह उर्फ धारू ने डोडा परमार शासक बीजल देव को पराजित किया। डोडा परमार शासक कौन था? बीजल देव। अब बीजल देव रिश्ते में तो उसका बहनोई होता था, रिश्ते में बीजल देव उसका क्या था? बहनोई था। लेकिन इस डोडा परमार राजा बीजल देव को कहते हैं कि उसने बीजल देव को मार दिया और बीजल देव को मारकर इस धूलरगढ़ के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। यानी देवन सिंह उर्फ धारू ने डोडा परमार राजा बीजल देव को मारकर और इस गागरोन के किले पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और ये बात 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की मानी जाती है। ये घटना जो है वो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब अंतिम वर्षों की मानी जाती है। कहते हैं, इतिहास कहता है कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसी घटना हुई जिसने गागरोन के इतिहास को पलटा। गागरोन के ऊपर डोडा परमारों का राज था। डोडा परमारों के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में डोडा परमार शासक बीजल देव वो इस गागरोन का दुर्गपति हुआ करता था। उस बीजल देव को, जो बीजल देव जो है ना, उसको खींची राजपूत देवन सिंह उर्फ धारू ने मार दिया। देवन सिंह उर्फ धारू जिसने बीजल देव नाम के डोडा राजा को मारा, और बीजल देव जो है ना वो देवन सिंह का क्या था? बहनोई था। बीजल देव देवन सिंह का बहनोई था और अपने ही बहनोई बीजल देव को मारकर और देवन सिंह उर्फ धारू ने गागरोन के किले पर अधिकार कर लिया। और इस तरीके से गागरोन के किले पर देवन सिंह उर्फ धारू ने खींची राजपूत परिवार की, खींची राजपूत राजघराने की जो शासन की बागडोर थी उसकी स्थापना कर ली। तो खींची राजपूत वंश जो गागरोन के किले पर आया, ये देवन सिंह उर्फ धारू के द्वारा आया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी खींची राजपूत परिवार के अंदर देवन सिंह के बाद में कहते हैं कि जेत्र सिंह का शासनकाल भी रहा। और 13वीं शताब्दी की शुरुआत, मैं ये कहूंगा कि 13वीं क्या 14वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर, यानी कि 1303 के लगभग, कहते हैं कि इस गागरोन के खींची राजपूत परिवार के अंदर एक राजा हुआ। खींची राजपूत परिवार के अंदर एक राजा, जिसके संदर्भ में मैं बात करना चाहूंगा, आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं कि जेत्र सिंह, जिसकी चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं, जेत्र सिंह, ये जेत्र सिंह कहते हैं कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर गागरोन का राजा रहा। और इस जेत्र सिंह के काल में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई?
कहते हैं 1303 के अंदर जेत्र सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। वो अलाउद्दीन खिलजी जिसके कारण राजस्थान में बहुत सारे साके हुए, पर गागरोन के किले के अधिपति जेत्र सिंह का मुकाबला अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर पाया और जेत्र सिंह ने अलाउद्दीन की सेना को भगा दिया। जेत्र सिंह ने 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का डटकर सामना किया और अलाउद्दीन की सेना को भागने के लिए विवश कर दिया। यानी अलाउद्दीन की सेना को 1303 में जेत्र सिंह के सामने पटखनी खानी पड़ी। वो सेना गागरोन के किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाई और अलाउद्दीन की सेना को जेत्र सिंह के सामने भागना पड़ा। इसी जेत्र सिंह के शासनकाल में खुरासान से एक सूफी संत भी गागरोन की धरती पर आए। 1303 के अंदर जेत्र सिंह के काल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन जेत्र सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लगभग वही समय रहा जेत्र सिंह के शासनकाल के दौरान खुरासान से एक प्रसिद्ध सूफी संत गागरोन की धरती पर आते हैं। एक प्रसिद्ध सूफी संत जेत्र सिंह के शासनकाल में ही, यानी जेत्र सिंह के शासनकाल में ही प्रसिद्ध सूफी संत गागरोन आए और उनका नाम क्या था? हमीदुद्दीन चिश्ती। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, चिश्ती सिलसिले के ही मशहूर संत, प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था हमीमुद्दीन चिश्ती। ये हमीमुद्दीन चिश्ती जिसकी चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं, ये हमीमुद्दीन चिश्ती वही है जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम मीठे शाह कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? मीठे शाह कहते हैं। इनके काल में प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती गागरोन की धरती पर आए। इन्हीं हमीमुद्दीन चिश्ती को हम क्या कहते हैं? हमीमुद्दीन चिश्ती को मीठे शाह कहते हैं। कालांतर में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हमीमुद्दीन चिश्ती या मीठे शाह की दरगाह भी गागरोन के किले में बनी। आज की तारीख में अगर आप गागरोन के किले में घूमने के लिए जाते हो तो आपको यहां मीठे शाह की दरगाह, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखने को मिलेगी। और ये हमीमुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह इस गागरोन के किले के अंदर है, जिनको मीठे शाह की दरगाह कहते हैं, इस दरगाह के ऊपर मुसलमानों के हिजरी संवत के पहले महीने मुहर्रम के अंदर हजारों की तादाद के अंदर जो इनके अनुयायी है वो मत्था टेकने के लिए आते हैं। मीठे शाह की दरगाह पर उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं। मैं बताना चाहूंगा हमीमुद्दीन चिश्ती उर्फ मीठे शाह की दरगाह राजस्थान के कौन से किले के अंदर है? वो गागरोन के किले में है। और हमीमुद्दीन चिश्ती कहां से आए थे? ये खुरासान से आए थे। और किसके शासनकाल के अंदर आए थे? ये आए थे जेत्र सिंह के शासनकाल के दौरान। खींची राजपूत जेत्र सिंह का शासन जब गागरोन के किले पर रहा तो खुरासान की धरती से प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती आए। उनका समाधि स्थल यहां पर बना हुआ है और जिनको मीठे शाह की दरगाह हम लोग कहते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है कि मीठे शाह की दरगाह कहां पर है? मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले के अंदर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूं और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं कि गागरोन के खींची राजवंश में ही जेत्र सिंह के 3 पीढ़ी के बाद, जेत्र सिंह की 3 पीढ़ी के बाद यहां पर एक प्रसिद्ध संत हुए जिन्होंने राजस्थान के अंदर भक्ति का अर्थ बदल दिया, या यूं कहूं कि जिन्होंने भक्ति की धारा में एक नए मुकाम की स्थापना की। राजस्थान के प्रसिद्ध संत और दर्जी समुदाय के आराध्य माने जाने वाले राजस्थान के मशहूर संत कौन थे? पीपाजी। पीपाजी कह दीजिए या जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह कह दीजिए। मैं राजस्थान के संत प्रकरण के अंदर लोक संत पीपाजी की चर्चा पहले विस्तार से कर चुका हूं। आपको ध्यान हो, पीपाजी यानी कि प्रताप सिंह करावाराव खींची और माता लक्ष्मीवती के पुत्र और राजस्थान के प्रसिद्ध संत पीपाजी जिनकी चर्चा मैं करता हूं, ये दर्जियों के आराध्य संत के रूप में इनकी पहचान रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि पीपाजी की बात जब मैं करता हूं, जेत्र सिंह के 3 पीढ़ी के बाद राजस्थान के ये मशहूर संत पीपाजी हुए। जेत्र सिंह के 3 पीढ़ी के बाद ये मशहूर संत पीपाजी हुए। और पीपाजी के बारे में तो आप सबको पता ही है, कड़ावाराव खींची और माता लक्ष्मीवती के पुत्र माने जाने वाले कड़ावाराव खींची और माता लक्ष्मीवती के पुत्र पीपाजी यानी प्रताप सिंह।
जिन्हें संत रामानंद के शिष्य थे, ये संत रामानंद के चेले बने, बनारस जाकर जिन्होंने संत रामानंद को अपना गुरु बनाया। पीपा जी के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। रामानंद जी ने कहा कि वैराग्य धारण करने की जगह तुम अपना काम करो और साथ में भगवान की भक्ति करो। ये वापस गागरौन आए और गागरौन के बागडोर संभालने के दौरान इन्होंने तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को भी हराया। ये बातें सारी अपन पीपा जी के बारे में राजस्थान के लोक संत के अध्याय में हम करते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि पीपा जी जो संत रामानंद के शिष्य थे, राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का अग्रणी नाम अगर कोई है तो क्या है? पीपा जी है। और पीपा जी जिनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने गागरौन की बागडोर संभालने के दौरान तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक को भी परास्त किया, लेकिन उनका ध्यान जब राजपाट में नहीं लगा और जब संतपना ही उनके अंदर रहा तो फिर रामानंद के पास चले गए, उनके चेले बन गए और एक तरीके से पीपा जी ने विराग धारण कर लिया। पीपा जी की सबसे छोटी रानी जो 20वीं रानी थी, उसने भी पीपा जी के साथ में विराग धारण किया। ये सारी कहानी राजस्थान के लोक संत के अध्याय में पहले मैं बता चुका हूं और राजस्थान के लोक संत शीर्षक पर कभी बात होगी तो फिर इसकी बात अपन करेंगे। लेकिन रामानंद जी के चेले पीपा जी कहते हैं कि इन्होंने विराग धारण किया और बाद में जब ये संत बने तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए कपड़े सिलने का काम करते थे और इसलिए पीपा जी को राजस्थान का मशहूर दर्जी समुदाय, आपको जानकारी हो, अपने आराध्य संत के रूप में मानता है। दर्जी समुदाय, क्योंकि पीपा जी ने जब संतपना धारण किया तो ये अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़े सिलाई करने का काम करते थे और इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य संत के रूप में इनकी ख्याति रही। तो पीपा जी की जन्मभूमि भी है, पीपा जी की कर्मभूमि भी है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को ही हराया। फिरोज पीपा जी की, आपको ध्यान हो, पीपा जी कहते हैं कि वो देवलोक तो उनकी जो गुफा है वो तो टोडा गांव टोंक में है, लेकिन उनकी जो समाधि है पीपा जी की, छतरी जो है पीपा जी की छतरी कहाँ है? पीपा जी की छतरी राजस्थान के इसी गागरौन के किले के अंदर है। पीपा जी की छतरी राजस्थान के इसी गागरौन के किले के अंदर है। ये भी अपने को दिमाग के अंदर रखना है। पीपा जी की छतरी राजस्थान के इसी गागरौन के किले के अंदर है। राजस्थान के मशहूर संत पीपा जी की जन्मभूमि कह दो, पीपा जी की कर्मभूमि कह दो, पीपा जी की छतरी कह दो, वो स्थान भी अपने को गागरौन का किला जो है वो दिमाग के अंदर होना चाहिए। अब मैं बात यहां पर कभी कभी पूछ भी लेते कि राजस्थान के मशहूर संत पीपा जी यानी प्रताप किसके समकालीन थे? फिरोज तुगलक के समकालीन थे। फिरोज तुगलक को इन्होंने परास्त किया था। तो राजस्थान के लोक संत अध्याय जब भी हमारा रहा है तो हमने बात की है और फिर आगे रहेगा तो उस पर बात करेंगे। तो राजस्थान के लोक संत अध्याय में हम पीपा जी के ऊपर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन गागरौन के किले की बात होती है तो गागरौन के दो साकों का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। गागरौन के किले के अंदर कितने साके हुए? 2 साके, एक पहला साका और एक दूसरा साका। पहला साका 1423 में हुआ और गागरौन का दूसरा साका 1444 में हुआ। गागरौन के किले के संदर्भ में जब मैं चर्चा करता हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि गागरौन के किले का पहला साका 1423 ईस्वी के अंदर हुआ। गागरौन के किले का पहला साका कब हुआ? 1423 ईस्वी के अंदर। और जब गागरौन के किले का पहला साका 1423 ईस्वी के अंदर हुआ तो गागरौन का शासक कौन था? वो था राजा भोज का बेटा अचलदास खींची। भोज मतलब खींची वंश का भोज। आपको जानकारी हो, गागरौन का पहला साका 1423 के अंदर हुआ और तब यहां का शासक कौन था? भोज का बेटा अचलदास खींची। अचलदास खींची, ये अचलदास खींची जो कहते हैं कि गागरौन के शासक रहे। और अचलदास खींची जब गागरौन के शासक रहे 1423 में तो यहां पर आक्रमण किसने किया? मांडू के सुल्तान। मांडू मतलब मालवा, मांडू या मालवा के सुल्तान, मांडू कह दो, मालवा कह दो, मध्य प्रदेश के अंदर। बताना चाहूंगा मांडू या मालवा के सुल्तान अलप खान गौरी यानी होसंग शाह।
जिनका आक्रमण हुआ यहां पर जब गागरोन का पहला साका हुआ तो आक्रांता कौन है? आक्रांता मांडू का सुल्तान होसंग शाह। होसंग शाह या नाम मिलता है अलप खां गौरी। अलप खां गौरी। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देना, 1423 के अंदर होसंग शाह यानी अलप खां गौरी का आक्रमण गागरोन के किले पर हुआ। और उस समय गागरोन के राजा कौन थे? गागरोन की बागडोर किसके हाथ में थी? गागरोन की बागडोर थी भोज के बेटे अचलदास खींची के हाथ में। बताना चाह रहा हूं कि उस समय इस अचलदास खींची की जो रानी थी जिसने जोहर किया, उसका नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। वो थी मेवाड़ के राणा कुंभा की बहन और मेवाड़ के राणा मोकल की बेटी। उसका नाम था लाला। लाला भी कहते हैं और उमादे मेवाड़ी भी कहते हैं। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि लाला या उमादे मेवाड़ी ये कौन थी? ये मोकल की बेटी थी। मेवाड़ के राणा मोकल की बेटी थी। ये मेवाड़ के राणा कुंभा की बहन थी। मोकल की बेटी कह दो, कुंभा की बहन कह दो। ये लाला यानी उमादे जिसने इस साके के दौरान इसके नेतृत्व के अंदर राजपूत स्त्रियों ने क्या किया था? जोहर किया था। इसके नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया। बताना चाहूंगा अचलदास खींची ने बड़ी वीरता के साथ में केसरिया पगड़ी को पहनकर और बड़ी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि अपने को दिमाग के अंदर रखना है कि अचलदास खींची ने जिस वीरता के साथ में इस युद्ध के अंदर, इस साके के अंदर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, उस वीरता का बखान मशहूर कवि शिवदास गाढ़न ने अपनी रचना में किया है। शिवदास गाढ़न ने गागरोन के इस पहले साके का वर्णन, शिवदास गाढ़न ने अचलदास खींची की वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका नाम का ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के अंदर अचलदास खींचीरी वीरता का वर्णन कह दो, गागरोन के पहले साके का वर्णन कह दो, वो इस किताब के अंदर किया है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका, इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब को लिखा था शिवदास गाढ़न ने। ऐसा मानते हैं कि शिवदास गाढ़न उस युद्ध का साक्षी रहा और गागरोन के पहले साके का विशुद्ध वर्णन शिवदास गाढ़न ने अपनी पुस्तक अचलदास खींचीरी वचनिका के अंदर किया। तो शिवदास गाढ़न ने अचलदास खींचीरी वचनिका लिखकर और पहले साके का वर्णन किया। मैं बताना चाहूंगा अचलदास खींची के शासक रहने के दौरान गागरोन का ये पहला साका हुआ। उस समय आक्रमण किसने किया था? मांडू के सुल्तान होसंग शाह यानी अलप खान गौरी ने। अचलदास खींची के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहनकर बड़ी वीरता के साथ में लड़ाई लड़ी और मेवाड़ी राजकुमारी और गागरोन की रानी, वो थी लाला, वो थी उमादे मेवाड़ी, उसके नेतृत्व में जोहर का अनुष्ठान राजपूत महिलाओं ने किया। तो गागरोन का किला इतिहास में अमर हो गया गागरोन के साके के कारण। और शिवदास गाढ़न की ये रचना अचलदास खींचीरी वचनिका हमें बहुत कुछ बयान करती है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि होसंग शाह यानी अलप खां गौरी जो मांडू का सुल्तान था, इसने गागरोन के किले को फतेह कर लिया। इसने गागरोन के किले को क्या कर लिया? फतेह कर लिया, गागरोन के किले को जीत लिया। और जब इसने गागरोन के किले को जीत लिया तो गागरोन के किले को जीतने के बाद होसंग शाह यानी अलप खां गौरी ने अपने बड़े बेटे शहजादे गजनी खान को यह किला सौंप दिया। यानी उसने इस किले को फतेह करने के बाद अपने बड़े बेटे गजनी खां, ये गजनी खां इसका क्या था? पुत्र था। होसंग शाह या अलप खां गौरी ने अपने बड़े बेटे शहजादे गजनी खां को यह दुर्ग सौंप दिया। ये गजनी खां होसंग शाह की, कहते हैं कि होसंग शाह की कुछ समय बाद जब मौत हो गई तो ये गजनी खां मांडू का सुल्तान बन गया। ये गजनी खां होसंग शाह की मौत के बाद में मांडू का क्या बना? सुल्तान भी बना। और इस गजनी खान के बाद आपको बताना चाह रहा हूं कि होसंग शाह की कुछ समय बाद जब मौत हुई तो गागरोन का ये दुर्गाध्यक्ष और शहजादा गजनी खान जो होसंग शाह का बेटा था, ये मांडू का सुल्तान बन गया। और फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद गजनी खां मांडू का सुल्तान बना, लेकिन गजनी खान के अल्प कार्यकाल के बाद महमूद खिलजी प्रथम वो मांडू का सुल्तान बन गया। गजनी खां थोड़े समय ही मांडू का सुल्तान रहा, लेकिन उसके बाद महमूद खिलजी प्रथम, ये महमूद खिलजी, खिलजी वंश वाला वो जो हम दिल्ली का सुल्तान पढ़ते वो नहीं है, ये मांडू का सुल्तान है, ध्यान देना। ये महमूद खिलजी वो दिल्ली वाला महमूद खिलजी नहीं, वो 5 योजनाओं वाला महमूद खिलजी नहीं, ये मांडू या मालवा का महमूद खिलजी अलग है। तो गजनी खान के अल्पकाल के बाद मांडू का सुल्तान बना महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी प्रथम जब यहां का शासक बना तो इस महमूद खिलजी ने क्या किया, पहले बदर खां को और फिर दिलशाद को गागरोन का दुर्गपति बनाया। क्यों? क्योंकि इसको तो मांडू संभालना था, तो इसने कहा कि गागरोन किसी को सौंप देते जो अब महमूद खिलजी की ओर से गागरोन की रक्षा करेगा। तो गागरोन का दुर्गाध्यक्ष पहले बदर खां को बनाया, और उसके बाद गागरोन का दुर्गाध्यक्ष किसको बनाया, दिलशाद को बनाया। पहले बदर खां और फिर दिलशाद, इनको गागरोन का दुर्गाध्यक्ष कह दो, गागरोन का दुर्गपति कह दो, वो बना दिया। यानी एक तरीके से गागरोन की रक्षा करने का भार महमूद खिलजी ने किसको सौंप दिया, पहले बदर खान को, लेकिन थोड़े ही समय बाद दिलशाद को। जब दिलशाद गागरोन का दुर्गपति था, उसी समय अचलदास खीची का एक बेटा था जिसका नाम था पालन सिंह। अब अचलदास खीची की तो मौत हो गई थी पहले साके में ही, और अचलदास खीची की मौत के बाद गागरोन होशंग शाह के पास था। तो अचलदास खीची का बेटा था पालन सिंह। अब इसको क्या चाहिए था, इसको अचलदास खीची के बेटे पालन सिंह को अपना गागरोन वापस हासिल करना था। अब पालन सिंह अकेले बल पे तो उसको लगता था कि गागरोन का किला मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो उस पालन सिंह ने क्या किया, उस पालन सिंह ने मेवाड़ के राणा कुंभा की मदद ली। अब मेवाड़ के राणा कुंभा, आपको ध्यान हो, अचलदास खीची की पत्नी मतलब पालन सिंह की मां, पालन सिंह की जो मां है ना, पालन सिंह की मां, वो कुंभा की क्या थी, बहन थी। तो रिश्ते में कुंभा पालन सिंह का क्या होता था, मामा होता था। तो पालन सिंह ने अपने मामा कुंभा की सैन्य सहायता ली। ध्यान देना, पालन सिंह ने अपने मामा मेवाड़ के राणा कुंभा की क्या की, मदद ली, उनकी सैन्य सहायता ली। मामा को कहा मामा बाणजे की मदद करो, तो मामा कुंभा ने, अब मामा तो कुंभा की सैन्य सहायता ली, पालन सिंह ने मामा कुंभा को कहा कि भाणजे की सहायता करो, और कुंभा ने अपने भाणजे पालन सिंह के लिए सैन्य सहायता भेज दी। कहते हैं कि धीरज देव कुंभा का सेनापति था, धीरा, उसके नेतृत्व में सैन्य सहायता आई और गागरोन के दुर्गाध्यक्ष दिलशाद को पराजित किया। गागरोन के पालन सिंह ने मेवाड़ के राणा कुंभा की सैन्य सहायता लेकर गागरोन का जो दुर्गाध्यक्ष है दिलशाद, इसको 1437 में हराया, और पालन सिंह ने गागरोन पर कब्जा कर लिया। पालन सिंह का गागरोन पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। पालन सिंह ने गागरोन पर अधिकार कर लिया, और इस तरीके से मैं कहूंगा 14 साल के वनवास के बाद पालन सिंह को यानी खीची राजपूतों को उनका गागरोन वापस मिल गया। तो अब आप देखिए, होशंग शाह यानी अलप खान गौरी है, जिसने अचलदास खीची को हराकर यानी गागरोन के पहले साके के बाद में गागरोन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब होशंग शाह के बाद में इसका बेटा गजनी खान, वो गजनी खान जिसको होशंग शाह ने गागरोन का दुर्गाध्यक्ष बनाया था, लेकिन होशंग शाह की थोड़े समय बाद मौत हो गई, ये गजनी खान मांडू का सुल्तान भी बन गया। अब गजनी खां के अल्पकाल के बाद महमूद खिलजी प्रथम ये गागरोन का शासक मांडू का सुल्तान बन गया। और महमूद खिलजी प्रथम जब मांडू का सुल्तान बना तो इसने पहले बदर खान को गागरोन का दुर्गाधिपति बनाया, फिर इसने दिलशाद को गागरोन का दुर्गाधिपति बनाया, और जब गागरोन का दुर्गाधिपति दिलशाद रहा तो उस दिलशाद को किसने हराया, पालन सिंह ने हराया। लेकिन पालन सिंह अकेला मुकाबला तो नहीं कर सकता था, इसने क्या किया, अपने मामा मेवाड़ के राणा कुंभा की मदद ली, और मेवाड़ के राणा कुंभा ने धीरा यानी धीरज देव के नेतृत्व में सैन्य सहायता भेजी, और उस सैन्य सहायता की मदद से पालन सिंह ने गागरोन के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से 1437 के अंदर पालन सिंह का गागरोन के किले पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब इसी पालन सिंह के शासक रहने के दौरान गागरोन का द्वितीय साका होता है।
पालनसी के शासक रहने के दौरान ही गागरौन का दूसरा शाखा, आपको जानकारी हो, गागरौन का द्वितीय शाखा हम कह दो, गागरौन का ये द्वितीय शाखा 1444 में हुआ। पहला शाखा हुआ था 1423 में और दूसरा शाखा गागरौन का हुआ 1444 में। अब गागरौन का दूसरा शाखा 1444 में हुआ तो गागरौन का शासक कौन है? अब आपको मैंने अभी बताया कि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा गागरौन के जो दुर्गाध्यक्ष बनाए गए थे दिलशाद, उसको हराकर और 1437 में पालनसी ने गागरौन को हथिया लिया था। तो 1444 की बात जब मैं कर रहा हूं, जब बात मैं 1444 की कर रहा हूं तो मैं बताना चाह रहा हूं उस समय गागरौन का शासक कौन है? अचलदास खींची का बेटा पालनसी। उस समय अचलदास खींची का बेटा पालनसी ये गागरौन का क्या है? शासक है। पालनसी गागरौन का शासक है 1444 के अंदर। मैं बताना चाहूंगा उस समय आक्रमण किसने किया? मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने। देखो 7 साल पहले मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के ही तो दुर्गाध्यक्ष दिलशाद को हराया है पालनसी ने, तो बदला लेने के लिए तो वापस आएगा ना। तो आक्रांता कौन है? आक्रांता है मांडू का सुल्तान, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। मांडू या मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम आक्रमण करने के लिए आया और मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम जब आक्रमण करने के लिए आया तो मामा ने फिर मदद की। मामा कुंभा ने धीरा के नेतृत्व के अंदर सहायता भेजी। आपको ध्यान हो, मेवाड़ के राणा कुंभा, उन्होंने सैन्य सहायता भेजी। मेवाड़ के राणा कुंभा ने किसके नेतृत्व में सैन्य सहायता भेजी? धीरज देव के नेतृत्व में। धीरज देव, आपको ध्यान हो, पालनसी का मामा होता था कुंभा और कुंभा ने मेवाड़ से सहायता भेजी धीरज देव उर्फ धीरा के नेतृत्व में। धीरज देव उर्फ धीरा के नेतृत्व में सैन्य सहायता आई। ये सैन्य सहायता पालनसी की मदद करने के लिए आई। पालनसी की मदद भी की, लेकिन इस मदद के दौरान और इस साके के दौरान कुंभा का सेनापति और जो पालनसी की मदद करने के लिए आया था धीरा, ये वीर गति को प्राप्त हो गया। ये धीरा इस गागरौन के दूसरे साके के अंदर क्या हो गया? शहीद हो गया। ये धीरा गागरौन के दूसरे साके में शहीद हो गया और पालनसी भी जो है वो उसकी मौत हो गई। लेकिन पालनसी की मौत के बारे में कई मतांतर है। कहते हैं कि इस साके के दौरान पालनसी के नेतृत्व में राजपूत वीरों ने युद्ध लड़ा और राजपूत वीर केसरिया बाना पहनकर युद्ध की भूमि में कूद पड़े। लेकिन ऐसा कहते हैं कि धीरज देव जब शहीद हो गया तो पालनसी की हिम्मत भी टूट गई और कहने वाले कुछ ऐतिहासिक स्रोत ये भी कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर जब पालनसी ने देखा कि अब हार रहा है तो पालनसी ने पलायन किया और भीलों के हाथों ये पालनसी जो है वो मारा गया और बाकी जो राजपूत वीर थे, पालनसी के जो सरदार थे, वो केसरिया बाना पहनकर युद्ध की भूमि में ही मारे गए। यानी पालनसी पलायन कर गया और भीलों के हाथों पालनसी की क्या हो गई? मौत हो गई। भीलों के हाथों पालनसी की भी मृत्यु हो गई और राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध की भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्ग के भीतर राजपूत महिलाओं ने जोहर की ज्वाला में जलकर और वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। मैं बताना चाह रहा हूं, महमूद खिलजी ने इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग को जब महमूद खिलजी जीता, महमूद खिलजी जब इस किले को जीता तो महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले में एक छोटे से कोट का भी, छोटा सा गढ़ी कह दो, उसका निर्माण भी करवाया और इस किले का नाम, गागरौन का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरौन का नाम बदल दिया और गागरौन का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुस्तफाबाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि गागरौन के दूसरे साके के बाद जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने गागरौन को फतेह कर दिया तो गागरौन को फतेह करने के बाद ऐसा कहते हैं कि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने उस गागरौन के किले में कोट का निर्माण भी करवाया और उस गागरौन के किले का नाम बदलकर और क्या रख दिया? गागरौन के किले का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। मैं गागरौन के इस दूसरे साके के बारे में मैंने चर्चा करी, समय गुजरता गया
वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरा तो वक्त मुगल बादशाह अकबर का भी आया। मुगल बादशाह अकबर के आधिपत्य में भी ये गागरौन का किला, हालांकि अकबर के आधिपत्य में आने से पहले मेवाड़ के राणा सांगा के पास भी रहा, जिन्होंने मेदिनी राय को गागरौन का दुर्गाध्यक्ष बनाया था। ये भी हम जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो चर्चाएं आती है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि 1567 में जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था और अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण 67 में हुआ था और 68 के ही फरवरी महीने में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, जो मैं चित्तौड़ के किले में चर्चा कर चुका हूं। लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूं कि 1567 के अंदर मुगल बादशाह अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आया था तो वो गागरौन भी रुका था और उसी दौरान अबुल फजल के भाई अबुल फैजी ने पहली बार अकबर से मुलाकात गागरौन के किले में की थी। ये एक महत्वपूर्ण बात यहां आती है। अकबर, आपको जानकारी हो, 1567 में अकबर जब चित्तौड़ आक्रमण के लिए आया, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर खुद ही आया था 1567 में, तो 1567 के अंदर अकबर जब चित्तौड़ आक्रमण के लिए आया, जब आपको जानकारी हो अकबर जब चित्तौड़ के आक्रमण के लिए आया तो गागरौन के किले में भी अकबर रुका। अकबर गागरौन दुर्ग में कहते हैं कि वो रुका था और गागरौन दुर्ग के अंदर जब वो रुका तो उसी दौरान इस गागरौन के किले के अंदर नागौर के अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक है, अबुल फजल के ही भाई अबुल फैजी, उन्होंने गागरौन के किले के अंदर ही अकबर से क्या की, मुलाकात की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात आती है कि अबुल फजल के भाई अबुल फैजी उन्होंने अकबर से मुलाकात 1567 के अंदर कौन से किले में की थी, गागरौन के किले में की थी। अकबर गागरौन के किले में रुका था जब वो चित्तौड़ अटैक के लिए आया था ना, तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए जब अकबर आया था तो कुछ दिन गागरौन के किले में भी रुका और वहीं पर अबुल फैजी ने अकबर से क्या की, मुलाकात की। एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि 1570 में अकबर का नागौर दरबार हुआ, ये तो आप सब जानते हैं। और अकबर के नागौर दरबार के अंदर बीकानेर के कल्याणमल और उनके बेटे राय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया। यह मैं जूनागढ़ का किला या फिर पहले भी कभी राजस्थान की संस्कृति के कई प्रकरणों में बता चुका हूं। तो 1570 में अकबर का नागौर दरबार हुआ, उसमें बीकानेर के कल्याणमल और उनके बेटे राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो कल्याणमल का एक बेटा और था, राय सिंह का छोटा भाई था कवि हृदय पृथ्वीराज। आपको ध्यान हो, पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर का कवि है ना पृथ्वीराज राठौड़, जिसको हम डिंगल का हेरोस कहते हैं, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने कहा। मैं बताना चाहूंगा अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज को भी जागीर के रूप में गागरौन का किला दिया 1570 के नागौर दरबार के बाद। ध्यान देना, अकबर ने जब अकबर के आधिपत्य में यह गागरौन का किला रहा, अकबर के बारे में कहते हैं कि अकबर ने बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज को, बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज, देखो राजस्थान के मशहूर कवि है, डिंगल के श्रेष्ठ कवि के रूप में इनकी पहचान रही है। बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज को जागीर के रूप में, बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज को जागीर के रूप में गागरौन का किला दिया। किसने दिया? अकबर ने दिया। अकबर ने बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज को जागीर के रूप में गागरौन का दुर्ग सौंपा। और ये जो कुंवर पृथ्वीराज है, डिंगल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कुंवर पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर से संबंधित है। मैं बताना चाह रहा हूं कि कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने अपना ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी इसी गागरौन के किले में रहकर पूरा किया। ध्यान देना, कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ का एक बहुत ही श्रेष्ठ डिंगल साहित्यिक ग्रंथ है, और वो ग्रंथ कौन सा है? वो ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी री। वेली कृष्ण रुक्मणी री कुंवर पृथ्वीराज का बहुत ही मशहूर ग्रंथ, जिसकी चर्चा मैं राजस्थान की बोली और साहित्य में पहले कर चुका हूं। मैं बताना चाहूंगा कि कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ का मशहूर ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री, जो उन्होंने लिखा, वो कौन से किले के अंदर इस ग्रंथ को उन्होंने पूरा किया? तो आपको जानकारी हो, वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ को कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी गागरौन के किले के अंदर पूरा किया था।
ये भी एक महत्वपूर्ण बात गागरोन के किले से जोड़कर हमारे को दिमाग के अंदर रखनी चाहिए। एक बात और, गागरोन के किले पर बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। इस गागरोन के किले में कुछ विशेष बातें भी आपको अगर बताऊं, कहते हैं गागरोन का किला एक समय में बूंदी और फिर कोटा के हाड़ाओं के अधीन भी रहा। बूंदी और कोटा के हाड़ा चौहानों का राज भी यहाँ पर रहा। इस गागरोन के किले के अंदर कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल भी बनी हुई थी। कोटा रियासत के सिक्के ढालने के लिए, ध्यान देना, कोटा रियासत के सिक्के ढालने के लिए यहाँ पर कोटा रियासत के सिक्के ढालने के लिए इस किले के अंदर टकसाल भी बनी हुई थी। ये टकसाल भी यहाँ का विशेष आकर्षण है। इसके अलावा गागरोन के किले के बारे में कहते हैं कि यहाँ प्राचीन काल के अंदर लकड़ी का उठने वाला पुल, वो भी यहाँ पर बना हुआ था। वो पुल जिसके ऊपर कोई, जैसे ही कोई आता था वो पुल एकदम ऊपर, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, तो लकड़ी का ऊपर उठने वाला पुल, ये भी प्राचीन काल के अंदर इस जगह के ऊपर रहा है। इस जगह के ऊपर रहा है। कब का है इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन लकड़ी का ऊपर उठने वाला पुल भी यहाँ पर रहा। इसके अलावा मीठे शाह की दरगाह है, जो मैं बता ही रहा हूं। मीठे शाह की दरगाह है। शत्रु पर पत्थर बरसाने वाला एक यंत्र, जो वो कहते हैं ना, जैसे तोप के गोले वाला यंत्र तो सुनते हो, तोप गोले बरसाता है, लेकिन बाठे मारने वाला यंत्र, शत्रु पर पत्थर की बमबारी करने वाला, शत्रु पर पत्थर की बमबारी करने वाला यंत्र, वो भी इस गागरोन के किले की शोभा बढ़ाया। ध्यान देना, कहते हैं कि पत्थर, शत्रु पर पत्थर बरसाने वाला यंत्र, वो भी गागरोन के किले के अंदर रहा। साथ में इस गागरोन के किले में जब हम जाते हैं तो यहां मीठे शाह की दरगाह देख सकते हैं। यहां पीपा जी की छतरी देख सकते हैं। चूंकि यहां गागरोन के किले में 2 बार साके हुए, इसलिए जोहर कुंड देख सकते हैं। नक्कार खाना, जहां वाद्य यंत्र रखे जाते थे, वो नक्कार खाना भी हम गागरोन के किले के अंदर देख सकते हैं, जहां पर उस नक्कार खाने के अंदर वाद्य यंत्र वगैरह को जो है वो रखा जाता था। तो नक्कार खाना भी हमें गागरोन के किले के अंदर दिखाई देगा। साथ में आपको जानकारी हो, गागरोन के किले के बारे में कहते हैं कि पीपा जी की छतरी और पीपा जी का मंदिर, वो भी हमें गागरोन के किले के अंदर जो है वो दिखाई देगा। पीपा जी का मंदिर वो भी हमें, क्योंकि गागरोन की धरती पर ही यहाँ के राज परिवार से ही प्रसिद्ध संत पीपा जी हुए, पीपा जी का मंदिर भी यहाँ दिखाई देगा, दर्जियों के आराध्य संत। साथ में राजस्थान के इन संत पीपा जी की छतरी भी हमें गागरोन के किले के भीतर दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें गागरोन के किले के संदर्भ में हमें दिमाग के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी है और उम्मीद करता हूँ गागरोन के किले के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिली होगी और मिली है। निश्चित रूप से आप सभी इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।